Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. Now from this session onward, we are going to start off a series for the Tamil Nadu Board History book, and this is going to be chapter 1, The Impact of Geography on Indian History, Unity in Diversity. तो आज से हम ये जो है पूरा सेशन स्टार्ट करेंगे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु बोर्ड. ये वाला जो बुक है इसको हम कंप्लीट करेंगे. तो देखिए इस पूरे के पूरे चैप्टर 1 में, दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन इंडियन हिस्ट्री, इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स हैं पहले ये देख लीजिए. चैप्टर का नाम है कि ज्योग्राफी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे भारत की हिस्ट्री पे, इतिहास पे. तो वही चीज़ समझने के लिए हमें हमारे ज्योग्राफिकल फीचर्स समझने पड़ेंगे. ओके, ज्योग्राफिकल फीचर्स जो भी हमारे भारत के सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, दैट इज द बिगेस्ट एंड द वेरी मोस्ट फेमस, दैट इज द हिमालयन माउंटेन रेंजेस, इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स, सदर्न पेनिनसुला और इंडिया अ लैंड ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. तो हम ये सारी चीज़ें इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे इन अपकमिंग पार्ट्स. इन दिस पर्टिकुलर पार्ट हम थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, हम थोड़ा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में जानेंगे, एंड देन वी विल talk about the Himalayan mountain ranges. So let us start our session. So देखिए हिस्ट्री के यूजुअली बोला जाता है कि जो हिस्ट्री हैज़ अ 2 eyes. पहला क्रोनोलॉजी कैसे, आप कैसे पढ़ते हो हिस्ट्री कि जैसे कि एक किंग था, किंग का जो बेटा था और फिर किंग के बेटे थे, इस तरह से हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करते हैं. या फिर अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स देखेंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट्स का किस तरह कांग्रेस आई, फिर उसके बाद किस तरह से क्या क्या पूरे स्ट्रगल्स हुए. तो हम एक क्रोनोलॉजी से पढ़ते हैं ना, हम टाइम से पढ़ते हैं, यानी कि टाइम स्लॉट्स पढ़ते हैं कि भाई 1917 में गांधी जी आए, फिर गांधी जी ने ये वाला सत्याग्रह किया, फिर ये किया. हम टाइम वाइज पढ़ते हैं हिस्ट्री. एक तरीका ये होता है. दूसरा तरीका होता है ज्योग्राफी. हम ये देखते हैं कि उस सब कॉन्टिनेंट का या फिर जिस भी रीजन का आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो उसके ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या हैं, क्या पहाड़ हैं, क्या नदियां हैं. क्योंकि देखिए आपने एक बहुत ही जनरल सी बात है, ये बात तो आपने सुनी होगी कि जो भी नदियां या फिर वाटर बॉडीज़ होती हैं, जो भी नदियां और वाटर बॉडीज़ होती है उसके आसपास आपको सिविलाइजेशंस मिलेंगे. क्यों मिलेंगे? क्योंकि वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, पानी है, वहाँ पे आसपास वेजिटेशंस भी अच्छा मिल जाता है. हिस्ट्री की बात कर रही हूँ. तो यूजुअली आज के डेट में भी आपको यही सिनेरियो मिलेगा, जहाँ पे आपके रिसोर्सेज होते हैं वहीं पे सिविलाइजेशंस एस्टैब्लिश होती हैं. तो इस तरह से क्या हुआ, ये जो नदी है, ये जो रिवर है, वाटर बॉडी है, इसने क्या किया, इसने इफेक्ट किया यहाँ की सिविलाइजेशंस को. ठीक है, तो इसी तरह से वो बन जाती है हिस्ट्री, और वही होता है हिस्ट्री के डिटर्मिनेंट्स. सो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इंटायर चैप्टर कि कैसे ज्योग्राफी ने, यानी कि हमारे भारत की जो सब कॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी है, उसने हिस्ट्री को कैसे इफेक्ट किया है. इन अदर वर्ड्स इट इज़ कॉल्ड एज द टाइम एंड द स्पेस, दे आर सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन द हिस्टोरिकल प्रोसेस. टाइम हो गई क्रोनोलॉजी, स्पेस हो गया जो भी आपके ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं. सो इन अ पर्टिकुलर कंट्रीज ज्योग्राफी जो होती है वो लार्जली डिफाइन करती है कि आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स कैसे हो रहे हैं. अब सपोज करिए आपका ये देश है, ठीक है, आपके देशों के दोनों तरफ, जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रही हूँ, दोनों तरफ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, और यहाँ पे पूरी वाटर बॉडीज़ हैं. ओके, सो या इस लैंड पर किसी भी फॉरेन इन्वेडर्स का इवेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू द लैंड जिसके आसपास, सपोज ये एक कंट्री है और इसके आसपास सारे लैंड वाले कंट्रीज़ हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्वेडर्स होंगे इस देश में, यहाँ पे इन्वेट करना इनको लैंड रूट से ज़्यादा ईजी पड़ेगा एज कंपेरिजन टू दिस रीजन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैं माउंटेन रेंजेस, इसको पार करना, आज की डेट में टेक्नोलॉजीज़ आ गए हैं, एरोप्लेन्स आ गए हैं, लेकिन जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इनको पार करना थोड़ा मुश्किल होता है. ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, इस रीजन की हिस्ट्री को डिफाइन किसने किया, यहाँ के माउंटेन रेंजेस ने. सो इस तरह से एक रीज़न ये हो गया. इसी वजह से बोला जाता है कि जो ज्योग्राफी होती है दैट लार्जली डिटरमाइंस द हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट आर हैपनिंग इन द कंट्री. ऑल्सो आप एक और एग्जाम्पल देती हूँ. अगर कोई एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक्स उस देश में बहुत ज़्यादा आते हैं, वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है ना, तो उस वजह से वहाँ के जो पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस है वो भी उस देश की ज्योग्राफी पे डिपेंडेंट हो गया, और वही एट द एंड ऑफ द डे हिस्ट्री बन जाती है. इसी वजह से द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स ज्योग्राफी. हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे और क्या क्या फीचर्स ने, यानी कि हमारे ज्योग्राफिकल फीचर्स ने हिस्ट्री में किस तरह से कंट्रीब्यूट किया, वो पढ़ने की कोशिश करेंगे. सो हमारा एक जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है,
एक वेल डिफाइंड जोग्राफिकल यूनिट है, आपने हमेशा हर जगह देखा होगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जोग्राफिकल फीचर्स क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं, इंडो जैंजेटिक प्लेन्स हैं एंड सदर्न पेनिनसुला है। आप मैप पे देख लीजिए, ये भारत का आज की डेट का मैप है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए ये पूरे हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं, उसके नीचे आपको जैंजेटिक प्लेन्स मिलेंगे और ये पूरा विंध्यन रेंज के नीचे वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं सदर्न पेनिनसुला। ओके, नाउ इसमें कंट्रीज कौन कौन सी इन्वॉल्व हो गई, कंट्रीज आपकी आ गई, एक तो भारत, इंडिया ऑफ कोर्स सबसे बड़ा पार्ट, फिर पाकिस्तान भी आ जाता है क्योंकि आपको जो इंडो जैंजेटिक प्लेन्स है उसमें पाकिस्तान भी आ जाएगा, हिमालयन का भी थोड़ा रीजन है। फिर उसके बाद बांग्लादेश आता है थ्रू हिमालयाज, देन नेपाल, भूटान ऑफ कोर्स। So these are the 5 countries which are the part of this Indian subcontinent. Okay, Indian subcontinent जब बोला जाता है इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ भारत का जो पॉलिटिकल मैप है वो नहीं, जब सबकॉन्टिनेंट की बात की जाती है सो ऑल दीज कंट्रीज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस, दीज आर 5 countries. ओके, अब इंडिया इज अमंग द लार्जेस्ट अमंग देम एंड इज यहाँ पर हमारे भारत में ही कुल मिलाकर 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये है प्रेजेंट डे मैप, आपको एकदम नया मैप दिख रहा होगा, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख भी यहाँ पे अलग अलग डिफाइंड है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस इंडिया की पॉपुलेशन ओवर 100 करोड़ थी, आज तो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब पढ़ते हैं फर्स्ट फीचर हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बारे में। वेरी कॉमन, इंडिया के नॉर्थ में जो है ये सिचुएटेड है, स्टार्ट होता है पामीर नॉर्थ से, नॉर्थ वेस्ट से, एंड यहाँ पर आपको हिमालयन रेंज नॉर्थ ईस्ट तक दिखेंगे। ये मैप पे देख लीजिए, यहाँ पर आपको पामीर नॉर्थ्स मिलेंगे और ये जाता है टिल द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ आर कंट्री, ठीक है। यहाँ पे और ये फर्दर डिवाइड हो जाता है और म्यांमार की तरफ अराकन रेंजेस में डिवाइड हो जाता है। इसका लेंथ आप देख लीजिए 25-60 किलोमीटर्स है एंड एवरेज ब्रेथ है 40 to 320 किलोमीटर्स। हाईएस्ट पीक आपको हिमालय का मिल जाएगा माउंट एवरेस्ट में। ओके, ये तो कॉमन चीज़ें आपको पता ही होंगी। अब ये जो हिमालयाज़ है एक नेचुरल वॉल की तरह काम करता है हमारे देश के लिए। क्या क्या चीज़ों से हमें जो है बचाएगा, सर्बिया से जो ठंडी आर्कटिक विंड्स आ रही हैं, ठीक है, सपोज यहाँ पे एक अच्छा लॉन्ग बैरियर है ना, तो सर्बिया से जो भी आर्कटिक विंड आ रही हैं उनसे हमें ठंडी हवाओं से बचाता है। उसकी वजह से हमारे देश की ज्योग्राफी बहुत से हद तक जो है इफ़ेक्ट होती है और ज्योग्राफी पे जो है हमारी डिफाइन करती है ये सारी चीज़ें। ओके, अगर सपोज करिए यहाँ पे ये रेंजेस नहीं होती, ठंडी हवाएं आती, तो शायद हमारे यहाँ का आज नेचर ही अलग होता, ज्योग्राफिकल फीचर ही अलग होते देश के। फिर उसके बाद इसी वजह से हमारे नॉर्थ इंडिया का जो क्लाइमेट है वो वार्म रहता है। मोस्टली Himalayan region is inhospitable in the winters and it is generally covered with the snow. Now इस मैप पे आप देख लीजिए हिमालयन रीजन का और अच्छे से आपको फिजिकल मैप दिया हुआ है, कहाँ कहाँ तक रेंजेस जो हैं वो बढ़ती गई हैं। अब हिमालय जो था, इट वॉज लॉन्ग टाइम दैट द हिमालय स्टूड एज अ नेचुरल बैरियर टू प्रोटेक्ट इंडिया अगेंस्ट द इन्वेजन्स एज वेल। अब जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था कि अगर माउंटेन रेंजेस रहेंगे कि तो लोगों को आना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक बात बताऊं कि माउंटेन रेंजेस के बीच में भी होते हैं पासेस, ठीक है, तो ये पासेस जो हैं वहाँ से इन्वेजन्स भी हो जाते हैं। तो अब ये जो पासेस हैं, ठीक है, ये भी एक जोग्राफिकल फीचर है। इसने क्या डिफाइन किया, इसने ये डिफाइन किया कि लोग यहाँ से आ सकते हैं, राइट। सो दिस जोग्राफिकल फीचर्स हैज़ डिफाइंड द इन्वेजन इन आवर कंट्री, ठीक है। खैबर पास है, बोलान पास है, वेरी फेमस पास है ये, खुर्रम पास है, गोमाल पास है। इजी रूट दिया यहाँ पे इंडिया और सेंट्रल एशिया को। तो देखिए सेंट्रल और इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में ये पास ने सिर्फ इन्वेजन नहीं जो है करवाया है, इस पास ने बहुत सारे ट्रेड रूट्स भी खोले हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। अब ये जो पासेस हैं वो हिंदू कुश, सुलेमान एंड किराथर रेंजेस पे सिचुएटेड है। प्री हिस्टोरिक टाइम से यहाँ पे ये जो पासेस है कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है यहाँ पे, और बहुत से जो इन्वेडर्स हैं और मिग्रेंट्स हैं यहाँ से आए गए हैं। आप पासेस देख लीजिए, दीज आर ऑल द मेजर पासेस। खैबर पास वेरी वेरी फेमस, और जो भी बोलान पास हमने जो बात की, तो ये सारे पासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ज्योग्राफी में और हमारी हिस्ट्री में। इंडो आर्यंस, इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, साकास, कुनाज, हुनास, तुर्क, सारे के सारे इन पासेस से इंडिया में एंटर हुए हैं। स्वाट वैली वेरी फेमस, अलेक्जेंडर ऑफ मैकडॉन, ये यहीं से इसी रूट से इन्होंने ये आए थे। अपार्ट फ्रॉम इन्वेडिंग आर्मीज, मिशनरीज भी यहीं से आते हैं, मर्चेंट्स भी, जैसे मैंने बताया, ट्रेड रूट्स भी इन्हीं जो है पासेस से चले। इसी वजह से जो पासेस हैं द नॉर्थ वेस्ट माउंटेन,
यहाँ पे आपको ट्रेड अच्छा मिला हमारा भारत और सेंट्रल एशिया के बीच में और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में। नॉर्थ में काराकोरम रेंज है विच इज़ द सेकेंड हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, माउंट गॉडविन ऑस्टिन सिचुएटेड यहीं पर ही सिचुएटेड है। इसके अलावा this part of the Himalayas and its passes are high and snow covered in the winters. काराकोरम हाईवे वहीं से गुजरता है वाया गिलगिट, कनेक्टेड करता है सेंट्रल एशिया और इंडिया को, ऑल्दो देयर वाज अ लिटिल कम्युनिकेशन थ्रू दिस रूट। कश्मीर वैली की बात करें तो वहाँ पे हाई माउंटेन्स हैं, बट इट कुड बी रीच थ्रू दीज पासेज एंड सेवरल पासेज, एंड ये जो वैली है इट रिमेन्स यूनिक फॉर इट्स ट्रेडिशन एंड कल्चर। नेपाल की बात करें, यहाँ पे नेपाल इज़ ऑल्सो स्मॉल वैली अंडर द फुट ऑफ हिमालयस, आपको मिल जाएगा, आपको नई लोकेशंस में देखा था। यहाँ पे एक्सेस कैसे करते हैं हम? जैंजेटिक प्लेन्स के थ्रू, यहाँ पे भी पासेस हैं। ईस्ट में हिमालयस एक्सटेंड करता है कहाँ तक? हमारे भारत में आसाम तक। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो माउंटेन रीजन्स हैं दे आर पाटकोई, नागाई एंड लुशाई रेंजेस। यहाँ पे आपको बहुत ही थिक फॉरेस्ट मिलेंगे, हैवी रेन्स मिलेंगी, और यहाँ पे भी आपको इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट के जो माउंटेन्स हैं वो उनको क्रॉस करना डिफ़िकल्ट है, एंड इसी वजह से ये जो रीजन्स हैं वो आइसोलेशन में गए हैं और थोड़े आइसोलेटेड हैं। आप यहाँ पे ये जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है आप इसको देख सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हिमालयन माउंटेन रेंजेस एंड हाउ इट हैड इफेक्टेड द country and the country's history. We have discussed it so far. I hope you understood all of these points. In the next chapter, in the next part, we are going to discuss the Indo-Gangetic Plains. फिर उसके थ्रू कैसे कैसे चीज़ें चलें, एंड इन द अपकमिंग पार्ट्स हम सदर्न पेनिनसुला और इंडिया एज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एज अ होल एक कंक्लूजन भी देख लेंगे. सो दिस इज इट अबाउट दिस सेशन. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस video you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं चैप्टर एंड टॉपिक वाइज. रिमेंबर, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो अपनी मिस्टेक्स हो जानी है एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.